ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झुंझुनू जिले राजस्थान के रतनगढ़ गांव से, जहां पर प्रवासी मुंबई में मीरा भाईंदर में आईटीआई एक्टिविस्ट राम गोपाल वर्मा की पुश्तैनी हवेली को किस तरह भू माफियाओं ने हड़प लिया और जमींदोज किया। एमबी न्यूज की ये खास कवरेज उन सभी प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही मायने रखती है जो प्रवासी राजस्थान के हैं, व्यापारी वर्ग है जो अपने पैतृक गांव से, अपनी जन्मभूमि से दूर यहाँ कर्म भूमि मुंबई में रहते हैं और कभी कभार छुट्टियों में बच्चों के साथ या किसी फंक्शन त्योहारों में अपने गांव जाते हैं और अपने पैतृक मकान में रहते हैं, लेकिन वो अपनी कर्म भूमि में ज़्यादा समय बिताते हैं और वहाँ इनकी जो पैतृक ज़मीनें, जायदाद और जो मकान हैं वो देख रेख में चलते रहते हैं। लेकिन लगातार उस पर नज़र रखना, आते जाते रहना बहुत ज़रूरी है। ये इस एपिसोड का मकसद है क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ काम की वजह से या दूसरी मजबूरियों की वजह से लगातार राजस्थान में या किसी और प्रांत में जो उनकी पैतृक भूमि है या मकान है वहाँ नहीं जा पाते, जिसके चलते जो देख रेख करने वाले हैं उनकी नीयत में खोट आ जाती है और वो उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक घटना मुंबई मीरा भाईंदर के आईटीआई एक्टिविस्ट थे राम गोपाल वर्मा, उनके साथ घटी है कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने प्रशासन, पुलिस के साथ मिलकर उनकी जो पैतृक जायदाद है, पैतृक पुश्तैनी जो हवेली है, उसको हथियाने की एक कोशिश की, जिसमें प्रशासन तमाशबीन बना रहा और उनको देखते ही देखते ये जमींदोज कर दी उनके पैतृक भूमि। आइए बात करते हैं राम गोपाल जी, आपका एमबी न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। हमने सुना और हमें खबर लगी कि आप जैसे व्यक्ति जो आरटीआई के जरिए मीरा भाईंदर के कितने ही परिवारों की मदद कर चुके हैं, अब तक इस तरह की समस्याओं को लेकर के आप हर समय तैयार रहते हैं और आप ही के साथ ऐसी घटना घटी कि आपकी पैतृक जमीन आपसे छीन ली गई है। तो हम जानना चाहेंगे आखिर क्या घटना है, कैसे हुआ ये सब और आगे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल लॉकडाउन के पहले फरवरी महीने के अंदर में मेरे पैतृक मकान है राजस्थान रतनगढ़ जिला चूरू के अंदर में, फरवरी 2020 के अंदर मेरे हवेली के 3 हिस्सेदार हैं और हवेली अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है कोई, क्योंकि सब मिलजुल के रहते थे और ये 70-80 साल पुरानी हवेली है और कोई एग्रीमेंट बना नहीं। पहले का जो वसीयत बना हुआ है, वसीयत के अंदर में हम 3 पार्टनर हैं और तीनों हम मतलब कि मिलजुल के रहने वाले कोई हिस्सेदारी हुई नहीं, बंटवारा हुआ नहीं। लेकिन ये समय की वजह से या क्या वजह रही पता नहीं है, 2 पार्टनर जो हमारे हिस्सेदार हैं उन लोगों ने और आपस में क्या साजिश की, क्या किया पता नहीं है। मैं तीसरा पार्टनर हूँ, तीसरी जो पीढ़ी के अंदर में, हमें बिना बताए और अपना 2 हिस्सा बेच दिया। बेचने के बाद में, और ये बहुत गुप्त तरीके से हुआ, बहुत साजिश तरीके से हुआ, खानो खान किसी को खबर नहीं हुई। उन्होंने अपना 2 हिस्सा बेच दिया। जब बात सामने आई, सामने आने के बाद में जब हमने उनसे बातचीत की कि भी एक ही परिवार के होकर हम तो भी रिश्ता अपना ऐसा है कि भी दादा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं और इतना प्यार भरा रिश्ता, उसके बावजूद आपने धोखाधड़ी क्यों की। तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमें मेरी गलती हो गई, हमने उसको जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं है, आपने अपना हिस्सा 2 बेच दिया, लेकिन अभी जो तीसरा हिस्सा हमारा हिस्सा है, हमें बेचना नहीं है, हमें रखना है। तो पहले एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भी हिस्से का बंटवारा कर लेते हैं। तो भी आप अपने हिस्सा जो बेच दिया उसके अंदर में जिसने खरीदा है वो अपना मकान बनाए, दुकान बनाए, महल बनाए, कुछ भी बनाए, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम हमारा हिस्सा जो है पहले आपस में विचार विमर्श करके, तब तक आप कुछ काम मत करना, उसमें कोई भी कार्रवाई मत करना, तोड़ने फोड़ने की किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करना। पिछले साल अक्टूबर महीने में मैं और मेरे एक चाचा हैं, वो दोनों जन राजस्थान में गए, 20-25 दिन इस पे हमने व्यतीत भी करके आए और उनसे सारी बात करके आए। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ने हमें ये मौखिक आश्वासन दिया कि नहीं, अभी जो भी कार्रवाई होगी जो लिखित में होगी और बंटवारा होने के बाद में होगी। हमने उनके बात पे विश्वास किया और उस मामले को रफा दफा कर दिया, ठीक है बंटवारा होने के बाद में और ये अपना कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। उस बात को 4-5 महीने हो गए, विचार विमर्श चल ही रहा था। 17 फरवरी को अचानक मेरे पास में फ़ोन आया राजस्थान से कि भैया आपके मकान की जो बाउंड्री है वो तोड़ी जा रही है, मतलब टूट गई है और उसके अंदर में कोई लोग घुसे हैं। तो मैंने मतलब कि फ़ोन करके पता किया तो पता ये मालूम चला कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है वो वहाँ पर मौजूद थे और गुस्से में मैंने उनसे बात नहीं की। मैंने बाहर से पता लगाया कि वो
इस तरह से बाउंड्री तोड़ के अंदर घुस गए हैं। तो मैंने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने जहाँ छानबीन की तो परिवार वालों को उन्होंने जवाब दिया खरीदने वाले ने कि भाई साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई के बहाने से अंदर घुस गए, बाउंड्री तोड़ दी। 17 फरवरी को मैंने वहाँ के लोकल पुलिस इंचार्ज के अंदर में कोशिश की बात करने की। वहाँ का नंबर था अक्टूबर महीने का मेरे पास मिल हुआ, वहाँ के जो पुलिस विभाग में थे उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की पुलिस विभाग में, उनका नंबर और नाम मेरे पास है, अभी याद नहीं है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी पुश्तैनी हवेली को इस तरह से बाउंड्री तोड़ के वो तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं, कृपया उस पर रोक लगाइए, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मैं अभी फिलहाल आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि नौकरी करते हैं यहाँ पर, परिवार पालते हैं, तो इमीडिएट आ नहीं सकता, लेकिन मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसा कहा तो मैं उनकी बात पे विश्वास किया। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन पता चला कि वो अंदर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको वापस फोन किया तो बोला मैं भाई गाड़ी चला रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, दूसरे का नंबर दिया, उनसे भी मैंने बात की तो बोला भी मेरा भी ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ठीक है मैं कंसर्न थाने के अंदर में रिपोर्ट कर देता हूँ, खबर कर देता हूँ, वो कार्रवाई करेंगे। मैं उन पर विश्वास किया। 17 तारीख निकल गई, 18 तारीख निकल गई, 19 तारीख निकल गई। 19 तारीख को फिर मैं इंटरनेट पे पता करते करते लोकल पुलिस स्टेशन का फ़ोन नहीं मिलता है। किसी तरह लोकल पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर मिला तो वहाँ के जो फ़ोन उठाने वाले ने है और ऐसा मतलब कि दरकिनार करके और इस तरह से बात की है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, बोले यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखाओ, पहले FIR करो। इसका मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनसे मिले हुए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा शासन प्रशासन के साथ मिली भगत करके और ये पूरा काम हुआ है। कारण ये है कि राजस्थान के अंदर में भू माफिया बहुत बहुत सक्रिय है, और इतना सक्रिय है कि मैं अक्टूबर महीने में जाके आया हूँ तो 15-20 दिन रहा, तो वहाँ पे मैंने छानबीन की। वहाँ पर भू माफियाओं का इतना आक्रोश है कि खाली जमीन के ऊपर में नकली साइन लेके अंगूठा लगा के जैसे भी करके कब्जा कर लेते हैं, रातों रात मकान बनाते हैं और खत्म करते हैं। अभी आपसे एक बात जाननी थी, आपने अभी बताया कि भू माफिया प्रशासन ये लोग आपस में मिल करके आपका जो पुश्तैनी मकान है जैसा आपने बताया उसको जमींदोज कर दिया, तोड़ दिया। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अब सिचुएशन ये है ना कि सर 17, 18, 19 3 दिन कंटिन्यू निकल गए, बाकी बचा शुक्रवार को फिर क्या कि राजस्थान पुलिस विभाग में मैंने इंटरनेट से छानबीन करते करते मुझे एक व्हाट्सएप का नंबर मिला कि उसमें ये लिखा हुआ था राजस्थान पुलिस की तरफ से ये विज्ञापन था कि भाई किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक गतिविधि हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फोन कीजिए या डिटेल भेजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने खुशी जताई कि भी हमने मन में खुशी हुई कि भी इस नंबर पे मैं डिटेल भेजता हूँ। मैंने उस नंबर पे डिटेल भेजी, सारी एड्रेस वगैरह सारा भेजा कि इस तरह से तोड़ा कार वो लोग अंदर से तोड़ रहे हैं, आप कृपया रोकिए। उन PCR बहन ने बोला कि ठीक है हम कंसर्न पर्सन को भेज रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 18 तारीख निकल गई, 19 तारीख निकल गई, 20 तारीख को उन्होंने जमींदोज कर दिया। अभी आपका कहना है कि ये टोटल जो भी हुआ है वहां पर वो अवैध है, कंप्लीटली अवैध है। मतलब आपने उसको बेचा नहीं, आपकी कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं, आपने उनको कोई परमिशन नहीं दी, ये सब पुलिस प्रशासन को आपने बता दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं या जो भी आपके परिचित हैं और जो खरीदने वाले हैं वहाँ की, तो ये रजिस्ट्रार के यहाँ भी इसी तरीके से सेटिंग? बिल्कुल ये रजिस्ट्रार के यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रार ने जस्ट एक रजिस्ट्री कर दी, एक मुफ्त अमाउंट उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी ली, एक मुफ्त उन्होंने जो वैल्यू के हिसाब से आकलन करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले लिया और स्टाम्प ड्यूटी ले ली। उनका तो जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू की इनकम उनकी होगी, लेकिन रजिस्ट्रार ने पेपर की जांच नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अचल जो संपत्ति है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे क्रय विक्रय नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने कोई पेपर चेक नहीं किया। इनके परिवार जो दो पार्टनर है, दो पार्टनर के जितने भी भाई बंधु हैं उनके पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे ये पूरा काम हुआ है। इसका मतलब पूरा गलत है। आपको राम गोपाल वर्मा को यहाँ मीरा भाईंदर में एक बड़े RTI एक्टिविस्ट के तौर पे जाना जाता है, तो उस मद्देनजर उस क्वालिफिकेशन के तौर पे अब आपकी अगली रणनीति, अगला एक्शन क्या होगा? ये जो भूमाफिया हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, जो प्रशासन ने जो वहां कार्रवाई नहीं की है, इनके खिलाफ आप अब क्या करने जा रहे हैं? मैं आगे करने वाला हूं कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर में और राजस्थान के अंदर में जो भूमाफिया ने जो जाल बिछा के रखा है, शासन प्रशासन में अपनी मतलब की एक पैठ बना के जो उनकी पकड़ है शासन प्रशासन में भूमाफियों की, इसको मैं और उजागर करना चाहता हूं। और कोर्ट का कोई आप रुख करने वाले हैं इन सारों के खिलाफ? क्योंकि पहले मैं RTI से मैं रजिस्ट्रार की डिटेल निकलवाता हूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर में आप कैसे रजिस्ट्री कर रहे हैं, कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन बनाई है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन नहीं कर सकते, वो अवैध है।
पावर ऑफ अटॉर्नी केवल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी को क्या है कि कोई छोटे मोटे काम। आपने यहाँ मुंबई से पुलिस, आपने राजस्थान पुलिस को यहाँ से फोन किया, मैसेज किया? ये मैंने मैसेज किया और हवेली जमींदोज करने के पहले की जो फोटो है पूरी की पूरी, जो जैसे भी खंडर हवेली थी लेकिन पूरी की पूरी अंदर की बाहर की फोटो मैंने पुलिस विभाग को भेजी व्हाट्सएप नंबर पे। और जिस दिन 21 या 22 तारीख को जो जमींदोज किया गया, बुलडोजर चला के प्लेन किया गया, उसका वीडियो भेजा। और मैंने वहाँ के जो व्हाट्सएप नंबर पे मैंने पुलिस को ये रिक्वेस्ट भी की कि मुझे शर्म आती है कि सारी डिटेल आपको भेजने के बावजूद भी राजस्थान पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। ये एक वर्ड भी मैंने नीचे लिखा है कि मुझे बड़ी दुख हो रहा है कि मुझे राजस्थान पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। और अभी कोरोना की वजह से बंद होने की वजह से मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ पे जाके ये सारे के सारे जो डिटेल मैंने पुलिस विभाग को भेजी है, जो उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, ये सारे के सारे एविडेंस मेरे पास है। आपको कैसे पता चला कि आपकी वो बिल्डिंग, जमीन जो है पुश्तैनी इमारत को तोड़ दिया गया? ये किसने बताया? सर ये आपके मेरे पास में स्टिल फोटो है, ये आप देखिए। जमीन को हवेली को तोड़ने के पहले की पूरी फोटो, वो जैसी खंडर स्थिति में थी, लेकिन जैसी भी थी 6-7 स्टिल फोटो मैंने पुलिस को भेजी है कि भाई ये स्थिति है, इसको ये लोग तोड़ रहे हैं। 2 दिन बाद में उसको पूरा प्लेन लैंड कर दिया सर। उसका मैंने पूरा वीडियो मेरे पास में आया, मैंने वीडियो पुलिस को भेजा, कोई तोड़ कार्रवाई नहीं। राम गोपाल वर्मा जी ने कुछ तस्वीरें और एक वीडियो चैनल को दिया, जिसे हमने एज इट इज चलाया है आपके सामने। इस वीडियो में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इनके रिश्तेदार भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रय विक्रय और भूमाफिया, जैसा कि राम गोपाल वर्मा जी बता रहे थे, उस तरीके के काम में लिप्त हैं। और ये बाकायदा वीडियो में ये कहते हुए भी दिख रहे हैं कि उसको भेजें क्या, ये वीडियो देख लेते हैं क्या कर लेता है। और उसको बोलते हुए तेरा ये हमने पूरा खंडर कर दिया, तेरे से संभला नहीं तो अभी हम क्या करें, इस तरीके से कहते हुए ये इन्होंने पूरा उस जो पुश्तैनी हवेली थी उसको मैदान कर दिया। और राम गोपाल वर्मा ने जैसा कि चैनल के साथ बात करते हुए बताया कि उनका कोई पैसा या ज़मीन जायदाद को संभालना या और कोई मकसद नहीं था। मकसद ये था बाप दादा की पुरानी यादें और उनसे कई भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसके चलते वो इसे संभाले हुए थे। बंटवारा होना था, लेकिन उससे ही पहले ही इन लोगों ने साजिश करके और इसको खंडर को या इस पुराने पुश्तैनी हवेली को खंडर में तब्दील कर दिया। ये राम गोपाल वर्मा जी का कहना है। लेकिन ये ज़रूर इस एपिसोड से, इस घटनाक्रम से जो प्रवासी मुंबई में रहते हैं राजस्थान के, उनको एक जानकारी, एक सबक मिल सकता है कि अपनी पुश्तैनी ज़मीनों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रख रखाव जो है वो लगातार करते रहना चाहिए। नहीं तो ये घटना सिर्फ राम गोपाल जी तो सिर्फ सिंबॉलिक हैं, एक सांकेतिक हैं, ये किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आप ज़मीन जायदाद पे अपनी देख रेख का ध्यान नहीं रखेंगे, आना जाना नहीं रखेंगे या सही हाथों में नहीं होगा, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने कोशिश की, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं यहाँ मीरा रोड में, हमने उनकी बात को जनता के सामने, आप लोगों के सामने रखा। देखिए अक्टूबर महीने में मैं जाके आया वहाँ पर, और उस समय की जो मैंने स्टिल फोटो ली थी वो हवेली की, वो फोटो आप देखिए। और अभी जो इन लोगों ने जो जमीन को जमींदोज किया है उसका वीडियो देखिए सर। ये मतलब कि अक्टूबर महीने, वो 5 महीने के अंदर में लोगों ने साजिश करके, भू माफियाओं ने, शासन प्रशासन ने मिली भगत करके जो इस मेरी हवेली के अंदर मेरे हिस्से का। तो देखा आपने एमबी न्यूज़ की ये विशेष कवरेज। ये झुंझुनू जिले के रतनगढ़ गांव की कहानी है, और ये राम गोपाल वर्मा जी एक्टिविस्ट हैं मीरा भाईंदर मुंबई से, जिनके साथ ये घटना घटी। ये किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रशासन इन भूमाफियाओं और ऐसे लोगों का साथ देता है, आम आदमी का साथ नहीं देता। इसके लिए सजग रहें, जागरूक रहें और सचेत रहें। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।